चलिए बाबू, आप सबको इंसेंटिव में स्वागत करता हूं। और आज क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने के क्रम में आज जो लोग बात करेंगे वह जो बात होगी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन और उससे संबंधित उसका लॉ। यानी आज का जो मेरे पास टॉपिक होगा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन एंड देयर लॉ। यानी कि मेरे पास केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन है, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे लॉ हैं जिसको हमेशा ध्यान में रखा जाता है। तो आज आप हम बात करेंगे कि वह कौन कौन से ऐसे लॉ हैं जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो पहले आपको समझा दूं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है क्या। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो बना रहा टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए, तो मेरे पास आज का जो टॉपिक है वह है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए, तो आप केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को क्लास 10th में पढ़ करके आए हैं और आज 11th में आपको पढ़ा रहे हैं। तो काफी गौर से देखिएगा, जो मेरे पास केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन करीब दोनों सेम है बट हल्का सा का डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है समझाएंगे। पहले आप ये समझिए कि केमिकल रिएक्शन हो या फिर रिएक्शन हो, दोनों में होते क्या है, जो प्रॉपर्टीज होता है वह चेंज होता है। और रिएक्शन का हमारे पास दो पार्ट्स होता है, एक को बोलते हैं रिएक्टेंट, दूसरे को बोलते हैं प्रोडक्ट। यानी मेरे पास रिएक्टेंट भी होता है और प्रोडक्ट भी होता है। कैसे कैसे होता है करके दिखा रहे हैं। मान लो भाई कि आपके पास H2 है, ऐसे मत मान, ऐसे लिख लो भाई। ये मेरे पास हाइड्रोजन है और ये मेरे पास ऑक्सीजन है। दोनों को मिलाएंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वाटर, है ना। क्या बन गया, वाटर। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन और बना क्या, वाटर। यानी कि जो मेरे पास हाइड्रोजन इसको बोलते हैं H2 लिखते हैं और ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं हम लोग, O2। तो मेरे पास क्या बन जाता है, H2O, है ना। आप यहां समझोगे बाबू कि मेरे पास हाइड्रोजन का जो नेचर होता है यह बर्निंग का होता है। एंड हाइड्रोजन करता क्या है, जलता है। और ऑक्सीजन करता क्या है, उसको जलने में हेल्प करता है ना। तो एक जलता है, एक जलने में हेल्प करता है। और जब दोनों को हम कंबाइन कराते हैं तो करता क्या है, वाटर बनता है। और वाटर आपको पता है कि वाटर ही एक धरती पे ऐसा चीज है जिसके सहारे जितना भी लिविंग थिंग्स है सबका जीवन संभव है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ इज वाटर, है ना। यानी किसी भी हालात में हमें वाटर का यूज करना ही पड़ता है और ये हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये बनता कैसे है, तो हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो ऊपर में आप गौर करो बाबू, इसको हमने डिनोट लिख दिया वर्ड में, और जब वर्ड में लिख दिया इसीलिए इसका बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, है ना। वर्ड में लिखने का से क्या बोल दिए, केमिकल रिएक्शन। और वही नीचे भी है बट हमारे पास इसमें हो क्या रहा है कि इसमें जो हमारे पास है इसको डिनोट कर दिए हैं सिंबल से और फार्मूला से। तो जब सिंबल और फार्मूला से इसको डिनोट कर दिए हैं तो इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। हमारे पास पार्ट दो होता है, केमिकल रिएक्शन होता है और एक हमारे पास केमिकल इक्वेशन होता है। क्लियर। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऐसे ही रहे वर्ड में उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, और जब उसको फार्मूला से डिनोट कर लें उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। हाँ, यही बात है। अब इस हमारे पास क्या होता है कि मेरे पास केमिकल रिएक्शन कुछ बताता नहीं है, इससे हमें कुछ रिप्रेजेंट ही नहीं होता है, बट केमिकल इक्वेशन से हमें रिप्रेजेंट होता है। क्या होता है भाई, तो यहाँ पर देखते हैं कि मेरे पास हाइड्रोजन एटम क्या हुआ है, 2 को। ऑक्सीजन का हमारे पास है 2 को, यानी हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2,
जब कंबाइन करेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा, वाटर। और वाटर में है क्या हमारे पास, तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके, चलिए, तो ये सारी बात थी। अब एक बात और आपको समझा दूं कि इसका 2 पार्ट्स है, एक इधर है एक इधर है। तो जो इधर है इसको बोलते हैं लेफ्ट में है, और जो लेफ्ट है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है बाबू। और जब रिएक्टेंट हमारे पास क्या हो, 2 या 2 से अधिक हो जाए, तो जब 2 या 2 से अधिक हो जाए तो इस रिएक्टेंट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, ये जो मेरे पास रिएक्टेंट है इसको हम लोग रिएक्टेंट के श्रेणी में रखेंगे, बट इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे वह प्लस साइन से करेंगे। यानी कि अगर रिएक्टेंट हमारे पास 2 या 2 से अधिक हो जाए तो उसको हम लोग प्लस साइन देकर के रिप्रेजेंट करते हैं। और प्लस साइन हमारे पास ये बताता है कि वो दोनों कंपाउंड आपस में क्या किया है, कंबाइन किया है। क्लियर। चलिए, तो हमारे पास इधर मेरे पास क्या है, इसको जो राइट में है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। यानी हमारे पास पार्ट 2 है, एक रिएक्टेंट का और एक प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट जो पार्ट्स टेक पार्टिसिपेट यानी कि भाग लेता है और उसके द्वारा जो फॉर्म करता है, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है और ये मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है, चलिए, तो अब इसको आगे बढ़ा करके ले चलते हैं कि हमारे पास लोग क्या क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है। एक बात और बता दूं आपको कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ना, इन दोनों की मेरे पास एक प्लस का साइन, सॉरी एक एरो का साइन है। और एरो का साइन मेरे पास ये बताता है कि मेरे पास रिएक्शन है, उसकी जो डायरेक्शन हमारे पास है इस टाइप से है। यानी मेरे पास रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वह क्या हमारे पास है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है। यानी कि जो मेरे पास एरो का साइन है वो हमारे पास डायरेक्शन को बताता है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं कि इसमें लो मेरे पास कौन कौन है, और सब लो को हम आपको बार बार समझाएंगे, समझते चलिए। चलिए, तो लो को कुछ लो आप 9th में पढ़ करके आए हैं, है ना। तो चलिए एक बार फिर आपको याद दिला दूं, और कुछ नए हैं, नए को भी आपको बता दूं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास भाई, तो लो ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यानी मेरे पास केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का मेरे पास लो कौन कौन सा है। तो पहला को बोलते हैं लो ऑफ मास कंजर्वेशन। पहला क्या बोलते हैं भाई, तो लो ऑफ मास कंजर्वेशन। सेकेंड इसको बोलते हैं लो ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। डिफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। अगला को बोलते हैं लो ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं बाबू, लो ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलिए, एक और हमारे पास लो है और उसको आप अभी तक नहीं पढ़ कर के आए हैं। इसको बोलते हैं लो ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। है ना, क्या है, लो ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और एक और हम लोग पढ़ेंगे गे-लुसेक लो, यानी कि गे-लुसेक लो। यानी कि इतने सारे हमारे पास लो जो हैं वह पढ़ना है आपको इस केमिकल रिएक्शन में। यानी ये सारी बात हमें करना क्या है, तो केमिकल रिएक्शन फ्लो करता है उसको हमें समझना है। तो पहले हम समझने के लिए बढ़ते हैं किसका भाई, तो लो ऑफ मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन कहता क्या भाई, तो हमारे पास कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। फिर से, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि जो मेरे पास मास है उसको ना तो हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो यानी मतलब करने मतलब हमेशा कंजर्व रहता है।
यानी साफ साफ बात हमारे पास है कि रिएक्टेंट पढ़कर क्या प्रोडक्ट, यानी जो मास रिएक्टेंट का होगा वही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। कहने का मतलब यही है, यानी मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आइए करके दिखाते हैं, दो एग्जांपल लेंगे, दोनों सब समझ लीजिएगा। और पहले जो हम लोग बात कर लेते हैं कि ये भाई दिया कौन, तो ये हमारे पास साइंटिस्ट हैं लेवोइजर। तो साइंटिस्ट लेवोइजर ने इस नियम को, इस लॉ को प्रेजेंट किए हैं। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि यह जो लॉ हमारे पास ऑब्जर्व किया गया है लेवोइजर के द्वारा किया गया है। आइए एग्जांपल दिखाते हैं। तो हमारे पास है क्या भाई, H2 प्लस में O2, क्या बनेगा H2। चलिए, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन लगाने से पहले आपको एक देख लेना है कि मेरे पास रिएक्शन है वह बैलेंस है कि नहीं। अगर रिएक्शन आपका अनबैलेंस है तो फिर नहीं होगा, यानी आपको हमेशा रिएक्शन को बैलेंस ही रखना पड़ेगा। तो आइए, तो इसको बैलेंस कर लो भाई, यहाँ 2 लगा लो, यहाँ 2 लगा लो, बैलेंस हो गया। चलिए, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 इंटू हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 2 हो गया। चलिए, और यहाँ पर 2 हो गया, 2 इंटू H प्लस में O इंटू 1। चलिए, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा, 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा 32, यही ना, हो जाएगा मेरे पास 2 है ना। और इधर बात करोगे तो 2 प्लस हो जाएगा 16, ऑक्सीजन का 16 होता है। चलिए, दोनों के पीछे प्लस है, प्लस करते चलो भाई, तो लगता है कि इधर हो जाएगा मेरे पास 36 ग्राम, इधर भी मल्टीप्लाई कर लेगा तो 2 इंटू 18 हो जाएगा 36 ग्राम। यानी आप यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन 4 ग्राम और ऑक्सीजन 32 ग्राम, दोनों को मिला ले तो मेरे पास 36 ग्राम हो गया। यानी 36 ग्राम जब रिएक्टेंट कंबाइन करता है तो मेरे पास वाटर कितना बनता है 36 ग्राम, ये ना बनता है। यानी मेरे पास प्रोडक्ट है कितना है मेरे पास 36 ग्राम, और जो मेरे पास रिएक्टेंट है वो मेरे पास क्या है 36 ग्राम। यानी दोनों का मेरे पास मास क्या है, इक्वल है। और जब मेरे पास मास इक्वल है, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। यानी लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन लेवोइजर द्वारा आया है, और आपको बस यही याद रखना है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी अगर इसको सिंपली भाषा में याद रखा जाए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू में मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का दोनों का मास क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। चलिए, तो अब आगे हम आपको दिखाते हैं लॉ ऑफ मास ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। यानी कहने का मतलब कि इसमें जो डिफरेंट प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है कि उसकी जो अनुपात होती है वह निश्चित होता है। यानी किसी भी कंडीशन में जो मेरे पास रेशियो होगा वह सेम होगा, यानी सेम रेशियो मिल करके एक प्रोडक्ट बनाएगा। चलिए, उसको भी दिखा दूं। तो उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि जो मेरे पास लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन जो आया था लेवोइजर के द्वारा आया था, और आज जो मेरे पास लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन है ये हमारे साइंटिस्ट केमिस्ट प्राउस्ट के द्वारा बना हुआ है। यानी प्राउस्ट ने क्या किया है, तो डिफरेंट प्रोपोर्शनल को ऑब्जर्व किए हैं, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शनल किसके द्वारा आया है तो उसको बता सकते हैं आप प्राउस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, एक H2 प्लस O2 क्या बनेगा मेरे पास H2O, और एक लेते हैं C प्लस में O2 तो क्या हो जाएगा मेरे पास CO2, यही है ना। यानी यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन कितना मेरे पास, बैलेंस कर लो भाई ना, लो भाई बैलेंस हो गया, ये तो मेरे पास बैलेंस सही है। चलिए, यहाँ पर 4 ग्राम हो जाएगा और यहाँ पर 32 ग्राम होगा। कैसे होगा आप करके दिखाए हैं। और इसके पास चलोगे तो मेरे पास 12 ग्राम हो जाएगा और ये मेरे पास 32 ग्राम हो जाएगा। यानी इसको चला जाए करें, रेशो निकालें 1:8, और इसको जब आप कैंसिल करोगे तो 3:8।
यानी हम यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि मेरे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब कंबाइन कर रहा है 1:8 में, यानी हाइड्रोजन कितना 1 और ऑक्सीजन कितना 8, यानी 1:8 में जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो मेरे पास क्या बनेगा वाटर। यानी वाटर को बनने के लिए हमेशा क्या चाहिए 1:8 ही चाहिए। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शनल। अगर किसी के मन बात चल रहा होगा कि अगर इसमें हम 1:7 कर देंगे तो क्या वाटर बनेगा, हम बोले नहीं बनेगा। यानी आपको वाटर बनाने के लिए हर संभव 1:8 ही रखना पड़ेगा। अगर इससे कम में ज्यादा रखते हैं तो आपको वाटर मिलेगा नहीं। ये वाटर किसी का भी हो, ड्रेनेज वाटर हो, मिनरल वाटर हो, टॉप वाटर हो, सी वाटर हो, रिवर वाटर हो, पॉन्ड वाटर हो, लक वाटर हो, किसी प्रकार का वाटर हो, उसमें जो मेरे पास फार्मूला होगी H2 ही होगा और उसमें जो मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मेरे पास रेशियो होगा वह 1:8 ही होगा। ठीक है, चलिए वैसा ही आप क्या कर दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए करना क्या होगा, तो कार्बन को और ऑक्सीजन को कंबाइन करना पड़ेगा। तो जब कार्बन को और ऑक्सीजन को जब कंबाइन करवाएंगे तो जो मेरे पास कंबाइन करने का तरीका है वह कितना है 3:8 है। यानी वह 3:8 में ही कंबाइन करेगा तो मेरे पास वो बनेगा। अगर इससे ज्यादा रेशो को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो बनने वाला नहीं है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शनल और ये बताया कौन है, तो साइंटिस्ट प्रॉस्ट। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बात करते हैं। अब आगे बात करने के क्रम में हम करेंगे क्या, तो ले आते हैं अपने टॉपिक को। और अगला मेरे पास टॉपिक लॉ है क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। देखो आप जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल है यह आया है डाल्टन के द्वारा। कौन बनाया है, डाल्टन। चलिए तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल आप समझते हो, मल्टीपल कहने का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। क्या होते हैं, बहुत सारा। यानी हमारे पास कुछ कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो एक ही एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड में होता है। फिर सुनिएगा, यानी एक ही कंपाउंड क्या होते हैं, अलग अलग में होते हैं। तो जब एक ही कंपाउंड और जब अलग अलग सब जब एक ही एलिमेंट्स अलग अलग कंपाउंड में होते हैं तो उनकी जो मेरे पास कंबाइन करने का जो रेशियो होता है वह एक रेशियो में होता है। वह रेशियो मेरे पास फिक्स होता है। बात कर लो भाई कि मेरे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, और ये भी हमारे पास क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन है ना। तो इसमें जो मेरे पास कार्बन ऑक्सीजन मेरे पास CO2 है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है मेरे पास क्या है, O है। यानी कार्बन ऑक्सीजन से करता है रिएक्शन तो मेरे पास बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन ऑक्सीजन से फिर करता है रिएक्शन तो मेरे पास क्या बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कार्बन ऑक्सीजन से हमारे पास कंपाउंड दो बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें जो मेरे पास कार्बन जो मेरे पास कंबाइन करता है, यहां से कर लो, यहां जो करता है 12 ग्राम करता है और यहां से करता है 32 ग्राम करता है ना। और यहां से मेरे पास कंबाइन करता है 12 ग्राम करता है और यहां से कितना करता है, 60 ग्राम करता है। ऐड करता है, यानी इसको कैंसिल करना चाहोगे बुआ तो 3:8 मिलेगा, और यहां से अगर कैंसिल करना चाहते हो तो 4:8 मिलेगा। यही ना, यानी कि जो दोनों में मेरे पास ये ऑक्सीजन है उसकी जो मेरे पास रेशियो है वह सेम है, बट इधर जो मेरे पास कार्बन का मेरे पास रेशियो है वह चेंज है ना। और मेरे पास रेशियो कितना हो जाता है, मेरे पास 3:4 हो जाता है। सॉरी 6 से कटेगा ना तो कितना हो जाएगा, 3:6 यानी कि 1:4। तो हमारे पास मल्टीपल प्रोपोर्शनल यही कहता है कि एलिमेंट्स अलग अलग है, एलिमेंट सेम है और वह कंबाइन करके कंपाउंड अलग अलग बनाता है। तो जो कंपाउंड जब अलग अलग करेगा फॉर्म, तो उसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स जो होगा उसकी जो मेरे पास रेशियो होगी वह सेम होगा। और एक का जो मेरे पास जो कंबाइन करता है एक ही प्रोपोर्शनल में एक ही मास होता है, उसकी जो मेरे पास जो रेशियो होगा एक होल नंबर में होगा। ठीक है, ये था हमारे पास मल्टीपल प्रोपोर्शनल। और इसके बाद हम एक और दिखाते हैं आपको, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल। आइए तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल को थोड़ा सा ढंग से देखिएगा।
इसमें से दो लो आप पिछले क्लास में नहीं पढ़कर क्या है, और यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है एक दो नए दिखाया जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए दिखा दूंगा आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल हमारे पास है क्या, है ना। तो आइए देख भाई, मेरे पास हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, एलिमेंट्स तीन को है। यानी क्या करेगा, हाइड्रोजन कार्बन से भी करेगा रिएक्शन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भी करेगा, है ना। कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से भी हाइड्रोजन कार्बन से भी करेगा रिएक्शन और ऑक्सीजन से करेगा। तो जब कार्बन हाइड्रोजन से करेगा रिएक्शन तो मेरे पास क्या बनाएगा CH4, और ये मेरे पास क्या बना देगा H2O, ये ना बनाएगा। यानी इसकी जो रेशियो लेकर चलोगे वो तो 12:4, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन 4 हो तो 4 हो गया। यहाँ लेकर के चलोगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास हाइड्रोजन 2 हो जाएगा और मेरे पास ऑक्सीजन 16 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे पास हुआ 3:1, और यहाँ पर जब डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा मेरे पास 1:8। यानी ऑक्सीजन का हमारे पास 8 और हाइड्रोजन कितना मेरे पास हो गया 1, यही ना। और जब इसमें आओगे तो मेरे पास हाइड्रोजन मेरे पास कितना हो गया 1 हो गया, और कार्बन कितना हो गया 3 हो गया। यानी हमने मिलाया 3 कंपाउंड्स को मिलाया, और जब 3 कंपाउंड्स को मिलाया है तो मेरे पास कंपाउंड इस टाइप से बना है। और इन तीनों एलिमेंट से मिलने से मेरे पास जब कंपाउंड तैयार हो रहा है उसकी जो मेरे पास रेशियो है 1:8 है और 3:1 है। तो जब 3:1 है यानी कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है। यानी कि मेरे पास जब कार्बन से भी करे रिएक्शन और ऑक्सीजन से भी करे तो दोनों में कंडीशन मेरे पास जो हाइड्रोजन का मेरे पास रेशियो है वह क्या है, सेम है। तो कहता है कि जब एक एलिमेंट्स का रेशियो सेम हो जाए तो जो दोनों अगला जो मेरे पास एलिमेंट्स आया है उसकी जो रेशियो होगी उससे कंपाउंड बनेगा। यानी इन दोनों को जब मिलाएंगे तो 3:2 क्या हो जाएगा मेरे पास 8 हो जाएगा। यानी इन दोनों का जो मेरे पास कंपाउंड बनेगा उसकी जो मेरे पास रेशियो है वह 3:8 होना चाहिए। यानी जो मेरे पास कंपाउंड बनेगा वह CO2 बनेगा। क्लियर। और CO2 यानी क्या होता है हमारे पास वही कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन 12 होता है, 32 होता है, कैंसिल कर लोगे 3:8 मिल जाएगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं जब एक एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन सेम हो जाए तो जो अगला होगा उनके रेशियो से मिलने से एक मेरे पास न्यू कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्लियर। तो अब इसके बाद हम लोग और बात करेंगे, और एक मेरे पास और बचा हुआ है, और बचा हुआ क्या है, गेल-लुसेक लॉ। चलिए उसको भी दिखा दूं जल्दी से। गेल-लुसेक लॉ को यहां से दिखा देते हैं। आप ध्यान दोगे वो जो मेरे पास गेल-लुसेक है वह सिर्फ गैस के लिए काम करेगा, और हमेशा किसमें काम करेगा, वॉल्यूम में। और कहता है कि जो मेरे पास वॉल्यूम होगा एक रेशियो में कंबाइन करेगा, और जो मेरे पास प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम होगा उसका रेशियो एक सिंपल फॉर्म में होगा। यानी कैसे, समझ लो। तो मान ले भाई कि एक मेरे पास H2 है और मेरे पास Cl2 है, क्या मेरे पास बन जाएगा HCl, यही ना। और एक हमारे पास N2 है और एक हमारे पास H2 है, मेरे पास क्या बन जाएगा NH3, है ना। यानी इसकी जो मेरे पास वॉल्यूम 1, इसकी मेरे पास वॉल्यूम 1, इसकी वॉल्यूम जब बैलेंस कर लेगा तो वॉल्यूम मेरे पास 2 हो जाएगी। यानी यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ 1 वॉल्यूम, यहाँ पर कितना 1 वॉल्यूम, यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा 2 वॉल्यूम। यहाँ पर चलेंगे तो मेरे पास 1 वॉल्यूम, यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ 1 वॉल्यूम, और यहाँ पर जाएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बैलेंस कर लो भाई ना। तो यहाँ पर कर लो भाई 2 कर लो, और यहाँ पर 3 कर लो। अब वॉल्यूम निकाल के तो कितना जाएगा मेरे पास 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम और हो जाएगा 2 वॉल्यूम। यानी इनके जो मेरे पास वॉल्यूम का जो मेरे पास रेशियो है वह क्या है, एक सिंपल रेशियो में है। यानी है कितना 1:3:2, है ना।
और ये हमेशा किस में काम करेगा? गैस में। अगर मेरे पास कंपाउंड जो कंबशन करने वाला है अगर गैस नहीं है तो यह नहीं होगा। यानी गेलुसिक्लो किससे रिलेटेड मेरे पास है? तो रिलेटेड मेरे पास है गैस से। ठीक है, तो हमारे पास आपको आज हमने दिखाया केमिकल रिएक्शन और उसे समझ मेरे पास लो कौन कौन से मेरे पास लो है, कौन कौन से कैसे कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो आप इसको पढ़ते रहिए और समझते रहिए। और अब आपके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और रोज मेरे पास वीडियो आएगा वह बेसिक कंसेप्ट और केमिस्ट्री का ही होगा। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल एसएनटी पटना से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स करते रहें, ताकि यह जो मेरे पास वीडियो है वह और लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, चलिए तब तक हम लोग फिर मिलेंगे। चलिए, थैंक्स।